हेलो दोस्तों, क्रेजी ब्रेन स्टडी पॉइंट 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी हम कह सकते हैं कि यूएनओ के बारे में आज हमारा जो है टॉपिक है। और यूएनओ को हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर यूएनओ की स्थापना क्यों की गई, यूएनओ से पहले हम इसे किस नाम से जाना करते थे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, यानी 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ था, और वर्साई की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 और वर्साई की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया। इस युद्ध का दोस्तों इतना प्रभाव पड़ा, यानी इससे अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल ठप हो गई। सामाजिक स्थिति, लोगों का जो है रहन सहन बिल्कुल बेकार हो गया, और जो आपसी व्यापार था दोस्तों वह बिल्कुल बेकार हो गया प्रथम विश्व युद्ध से। आप नॉर्मली भी देखते होंगे, अगर आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो आपका उससे लेन देन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है उससे सामाजिक जो व्यवहार था, जो सामाजिक जीवन था आपका आपस में, वह खत्म हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है किसी भी युद्ध से। वही चीजें यहाँ पर है। हम बात करते हैं इससे आगे की, 1918 के बाद की। हुआ क्या था, यूएसए प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। उन्होंने जो है आगे से भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि इस पर काम करे ताकि कोई भी देश आपस में ना लड़े। उन्होंने जो है 10 जनवरी 1920 को संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित और भविष्य में कभी युद्ध ना हो उसके उद्देश्य से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर था दोस्तों, लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर था जेनेवा में। लीग ऑफ नेशन के फेल के कारण हम देख लेते हैं एक बार। जो भी देश, देखिए कुछ कंडीशन रखी गई थी, जो भी देश लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता था अपने देश की संसद से, यानी जो भी लीग ऑफ नेशन में शामिल होना चाहता था अपने देश की संसद से प्रस्ताव पारित उसे करवाना होता था, और तब उसे लीग ऑफ नेशन में जो है शामिल किया जाता था। लेकिन यूएसए ने तो जो है इसे क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन की जो है स्थापना की, और यूएसए खुद इसका हिस्सा नहीं बन पाया, है इसका जो है मेन कारण था। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसका यह हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन जर्मनी ने दोस्तों, जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, आपने सुना होगा। जर्मनी ने पोलैंड, फ्रांस और बाल्टिक जो देश हैं हमारे, बाल्टिक देश के हिस्सों को कब्जाने के लिए उन पर अटैक कर दिया, और लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। तो यह दो मेन कारण थे, यानी यूएसए इसका हिस्सा नहीं बन पाया, और लीग ऑफ नेशन ने जो है, जर्मनी ने जो इन देशों पर अटैक किया था उसको ऐसे ही चुपचाप देखता रहा। और धीरे धीरे इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 और 45 यहाँ पर प्रारंभ हो गया दोस्तों। यानी लीग ऑफ नेशन का जो है कुछ भी फायदा नहीं रहा, यानी दूसरा विश्व युद्ध हो गई रहा। आप थर्ड की जगह यहाँ पर सेकंड कर लेना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पर होकर ही रहा। ठीक है, जो कि चला था हमारा 1939 से 1945 तक। अब हुआ क्या था दोस्तों, लीग ऑफ नेशन को थोड़ा और अच्छा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है, उस टाइम थे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट ने जो है लीग ऑफ नेशन में जो है सुधार करना चाहा, और एक नया संगठन बनाया लीग ऑफ नेशन की जगह, यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर, ठीक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 24 अक्टूबर 1945। यानी सेम वही उद्देश्य है, विश्व में शांति स्थापित करना, भविष्य में कभी कोई युद्ध ना हो। ठीक है, यानी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो की गई थी। और स्थापना के समय इस टाइम 51 मूल संस्थापक देश थे, यानी मैं बोल सकता हूं कि 50 देश थे, और 51वां जो देश था वह था हमारा पोलैंड। पोलैंड ने इसके चार्टर पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यूएनओ का न्यूयॉर्क में, और जबकि लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर था दोस्तों जेनेवा में। और इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में उसके पास है। इसके लिए विलियम जैकेंडॉफ से नदी के पूर्व किनारे पर 17 एकड़ जमीन खरीदी गई। और इसमें वर्तमान सदस्य देश की बात करें दोस्तों, वर्तमान में 193 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं, और 193वां देश है दोस्तों दक्षिण सूडान। इसके नामकरण की हम बात करें, इसको जो नामकरण दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि उस टाइम यूएसए प्रेसिडेंट थे। और इसके ध्वज को जो है, यानी कि यूएनओ का ध्वज है, 1947 को अपना गया था जब भारत आजाद हुआ था। और इसके ध्वज में दोस्तों जैतून की एक शाखा चित्रित है। उसके बाद होता क्या है, 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हो गया कौन, इंडिया। इंडिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, भारत गुलाम था उस टाइम भी, यानी 30 अक्टूबर को भारत यूएनओ में शामिल हो गया था 1945 को, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। हम बात कर लेते हैं यूएनओ के 6 अंग, यानी जिनसे जो है कंप्लीट यूएनओ हमारा चलता है। ठीक है, यूएनओ में एक महासभा होती है, एक न्यायसी परिषद होती है, एक न्यायालय होती है, एक सचिवालय होता है, एक
सामाजिक एवं आर्थिक परिषद होता है, एक होता है हमारा सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद को, सुरक्षा परिषद को हम दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। और सचिवालय जो होता है इसका, इसके जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं इसी के अंडर होते हैं, सचिवालय के अंदर ही। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा परिषद में जो है 5 देश जो है स्थायी सदस्य होते हैं, जिनको वीटो पावर जो है मिली हुई होती है। भारत को अगर हम बात करें, भारत जो है स्थायी सदस्य यूएनओ का नहीं है। कोई भी अगर विधेयक पारित होता है दोस्तों, सुरक्षा परिषद से वह पारित होकर जाता है कहाँ पर, महासभा में। महासभा जो है उसमें अंतिम मोहर लगाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होती है और एक न्यायिक परिषद होती है। हम इनके बारे में जो है अभी आगे आगे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं महासभा की। महासभा क्या होती है दोस्तों? यूएनओ के 193 जितने भी सदस्य देश हैं, 193 देश हैं, और लास्ट जो देश हमारा कौन सा है, हमारा दक्षिण सूडान। 193 देश जो है, सभी सदस्य देश महासभा के भी सदस्य होते हैं, यानी जो भी यूएनओ के 193 सदस्य देश है वह महासभा के भी सदस्य देश होंगे। इसकी बैठक होती है दोस्तों प्रतिवर्ष सितंबर में होती है। हर देश का शासनाध्यक्ष इसमें हिस्सा लेता है। शासनाध्यक्ष का मतलब होगा जैसे इंडिया में पीएम हो जाएगा, यानी जो उस टाइम भारत में शासन कर रहा हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हर देश का शासनाध्यक्ष इसमें हिस्सा लेता है। और विश्व की इसे लघु संसद भी कहते हैं दोस्तों, इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। हम कहते हैं कि इसे दुनिया की पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष का जो इसका जो अध्यक्ष होता है महासभा का, इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष। 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित इसकी पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि क्या थी, हमारी इंडियन थी। ठीक है दोस्तों, अगले दोस्तों हमारा न्यासी परिषद। न्यासी परिषद का मतलब होगा दोस्तों जैसे ट्रस्ट वगैरह होता है हमारा। ठीक है, भारत इसमें कुल ही 1% हिस्सा देता है। कुल ही 1% हिस्सा देता है किसमें, यूएनओ में। यानी जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है स्थायी सदस्य ना होना। यानी भारत 1% खर्चा ही करता है किस पर, यूएनओ पर। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों याद रखना सभी 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 15 जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें प्रथम भारतीय जज यानी नॉर्मल जज, प्रथम भारतीय जज थे हमारे पेनिकल रामाराम। और प्रथम भारतीय मुख्य जज थे हमारे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, द हैग नीदरलैंड में है। द हैग नीदरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हम बात कर लेते हैं दोस्तों सचिवालय की। सचिवालय दोस्तों आप समझ लीजिए कि जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं सारे यहीं से होते हैं, सचिवालय से ही। यूएनओ के सभी कार्य सचिवालय करता है, और यहाँ महासचिव के अंडर आता है। ठीक है, महासचिव के अंडर आता है ये। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसके पहले महासचिव थे दोस्तों, क्योंकि ये सचिवालय जो है महासचिव के अंडर आता है। और इसके पहले महासचिव थे दोस्तों ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, और इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और सभी जो है इसके कार्य जो होते हैं सचिवालय करता है यूएनओ के। 2 बार महासचिव बनने वाले व्यक्ति दोस्तों बान की मून, जो कि साउथ कोरिया के थे, और कोफी अन्ना, जो कि घाना के थे, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, इनका कार्यकाल है दूसरा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक ये बने रहेंगे। यानी ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो कि 2 बार रह चुके हैं महासचिव किसके, यूएनओ के। बान की मून, कोफी अन्ना घाना के, और एंटोनियो गुटेरेस। अगला है दोस्तों हमारा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखिए दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद से मतलब हो गया हमारा कुछ ऐसे हमारे संगठन हैं जो कि समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, WTO हो जाएगा व्यापार से संबंधित, WHO हो जाएगा हमारा हेल्थ से संबंधित, यूनिसेफ हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, वर्ल्ड मौसम विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा हो जाएगा हमारा। तो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सहायता प्रदान करते हैं उन देशों को जिनकी जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम देख सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीब, घायलों एवं अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं ये वेलफेयर का काम करती है संस्था। ठीक है, इन संगठनों की मदद से किसमें आता है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में। इन संगठनों को हम एक अलग नई वीडियो में पढ़ लेंगे सभी को, किसका क्या कार्य रहता है, किसकी स्थापना कब हुई थी, और किसका मुख्यालय कहाँ पर है। ज्यादातर का मुख्यालय जो है दोस्तों, जो डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ और ओ से समाप्त हुआ, उन सभी का मुख्यालय ज्यादातर आपको मिलेगा दोस्तों जेनेवा में देखने को, जेनेवा में। लास्ट दोस्तों हमारा जो इसकी बैकबोन माना जाता है, या हम कह सकते हैं दुनिया का पुलिसमैन, यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दोस्तों इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। और इसमें जो है दोस्तों 15 सदस्य होते हैं हमारे, 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो है फिक्स होते हैं, 10 जो है हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। यानी 10 जो अस्थायी होते हैं हर 2 वर्ष में उनका जो है बदलाव होता रहता है। स्थायी सदस्य देश जो है हमारे, वह हमारे दोस्तों यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और अगर भारत की हम बात करें, भारत जो है लगातार इसकी हम बात करें जब से इसकी स्थापना हुई है यूएनओ की। ठीक है, और इसमें जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो है अब तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है भारत। लास्ट टाइम भारत कब बना था, 2021 में। अस्थायी सदस्य किसका, यूएनओ का। हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है इसमें जो यूएनओ में आता है, इसका अस्थायी सदस्य बना था।
दोस्तों अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए इनका चुनाव जो होता है दोस्तों अल्फाबेटिकली होता है, यानी जैसे पहले ए आता है, पहले बी, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, यानी जैसे जैसे जो अल्फाबेटिकल के हिसाब से जो कंट्री के नाम आते हैं तो इनका चुनाव होता रहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद है, जो दो देश चुने जाते हैं उनका नाम जो नॉमिनेट करके कहाँ भेजता है हमारा, कहाँ भेजता है, महासभा, महासभा में। और जहाँ से जो है अंतिम मोहर लगती है, अंतिम मोहर लगती है, वहाँ से अंत में पारित हो जाता है कि यह जो है ठीक है। अंतिम मोहर लगती है कहाँ से, महासभा से। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार स्थायी सदस्य जो है उनके बारे में। दोस्तों जो स्थायी सदस्य देश होते हैं हमारे, हम एक बार मैप की सहायता से समझ लेते हैं कि स्थायी सदस्य देश जो है मैप से कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। जी दोस्तों हम समझ लेते हैं एक बार इसके जो स्थायी सदस्य होते हैं मैप की सहायता से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए इसका स्थायी सदस्य होता है दोस्तों। उसके बाद हम इसमें बात करें आगे इसमें, तो इसका दूसरा जो स्थायी सदस्य देश हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। सभी को पता है, यहाँ हो जाएगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन के बाद हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रांस। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चौथा नंबर का देश है, कौन सा है दोस्तों, रसिया। और रशिया के बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा चाइना। बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा, इमेज से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा यूएसए, उसके बाद हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के जस्ट नीचे है दोस्तों फ्रांस, और फ्रांस के बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा रसिया, रसिया के बाद आ जाएगा हमारा दोस्तों चाइना। रहते हैं दोस्तों इसके स्थायी सदस्य देश। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार वीटो पावर। दोस्तों वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर दोस्तों जो इसके स्थायी सदस्य देश होते हैं जिनकी संख्या है दोस्तों 5। ठीक है, अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है, इनमें से कोई भी एक देश अगर उस प्रस्ताव पर रोक लगा दे तो वह जो है प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। यह होती है हमारी वीटो पावर। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनको शक्ति है किसी प्रस्ताव को पारित करना या ना करना, चाहे वह इनके खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए फ्रांस के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित होता है और इन 4 ने जो है परमिशन दे दी, और जो अस्थायी सदस्य हैं उन्होंने भी जो है परमिशन दे दी कि हाँ ये प्रस्ताव इसके खिलाफ पारित हो जाना चाहिए, लेकिन अगर फ्रांस उसको रोक लेता है चाहे इसके विरुद्ध क्यों ना सही, तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होता, वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसका मेन जो रीजन है आप देख लेंगे एक बार, भारत, भारत और चाइना, भारत व चाइना। क्योंकि चाइना ने जो है भारत का तिब्बत वाला एरिया जो है कब्जा रखा है, तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत वाला एरिया भारत का कब्जा रखा है किसने, चाइना ने। अगर चाइना, भारत हर बार जो है यूएनओ में उसकी आवाज उठाता है, लेकिन चाइना जो है उस प्रस्ताव पर जो है बैन लगा देता है। दूसरा कारण है दोस्तों, चाइना जो है नहीं चाहता कि भारत का जो है कश्मीर मुद्दा हमेशा कभी भी जो है, कभी भी जो है सॉल्व हो। चाइना कश्मीर मुद्दे को जो है हमेशा उलझाए रखे हुए रहता है। हम इसको आगे पढ़ लेते हैं एक बार, क्या रीजन हो सकते हैं इसके, जो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है और भारत इसका अस्थायी सदस्य ही क्यों बनता है। दूसरा है दोस्तों, इनकी मर्जी के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं होता। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, अर्थात ऑब्जेक्शन लगाने पर विधेयक पारित नहीं होता। किसी देश ने अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो विधेयक पारित नहीं होता। कोई भी देश किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया उसे मारेगी। देखिए दोस्तों वीटो पावर का मतलब हो गया, अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर अगर अटैक करता है या कब्जा करता है तो यह देश जो है हम कह सकते हैं कि मिल करके उस देश की सहायता करेंगे जो ऐसा है देश होगा, यानी जिस पर जो है पावरफुल कंट्री अटैक करेगी, यानी पूरी दुनिया मिलकर उसे मारेगी। लेकिन इसके भी कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, हम देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया था तो सभी ने उसे मिलकर मारा था। लेकिन अपवाद हम बात करें, चीन ने तिब्बत पर अटैक करके भारत की जमीन पर कब्जे किया था, लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भारत ने इसका मुद्दा उठाया यूएनओ में, लेकिन चाइना इसका वीटो पावर जो है लिए पड़ा है, यानी वीटो पावर का जो है सदस्य है हम कह सकते हैं। तो चाइना हर बार जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है, जिसका मेन कारण है कि जो है अब तक आज तक जो है यह विवाद जो है नहीं सुलझा हुआ। हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत तथा वीटो पावर। दोस्तों भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है वीटो पावर के लिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत इसका संस्थापक देश था लगभग, और इसके 6 दिन बाद ही भारत ने जो है 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बन गया था किसका, यूएनओ का। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जो आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज उठाता है, यानी इसमें जितने भी सदस्य देश हैं इसके यूएनओ के, इनमें सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है भारत। और डब्ल्यूएचओ हो गया संगठन, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूएचओ में भारत ने 1993 में पोलियो की खुराक जो है डब्ल्यूएचओ को मुफ्त समर्पित की थी। ठीक है, जो कि डब्ल्यूएचओ जो है इसमें काम करता है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में डब्ल्यूएचओ आता है, उसके लिए भारत ने मुफ्त में पोलियो वैक्सीन जो है समर्पित की थी भारत ने। और सेना की जरूरत पड़ने पर भारत और बांग्लादेश हमेशा हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं भारत और बांग्लादेश, किसकी, यूएनओ की। लेकिन फिर भी जो है
भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत ने एनपीटी यानी परमाणु बम नहीं रख सकते, एनपीटी और सीटीबीटी पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए जो इसके स्थायी सदस्य देश हैं, उन्होंने कहा था कि भारत जो है एक तो एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दे। एनपीटी का मतलब हो गया भारत जो है परमाणु बम जो है नहीं रख सकता, और सीटीबीटी का मतलब हो गया भारत जो है परमाणु बम परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस पर भारत ने जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना भारत के जो दोनों देश एंटी रहते हैं। यही कारण है कि भारत ने जो है इन दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किए और भारत को स्थायी सदस्यता देने से मना कर दिया गया। चाइना ने भी बोला था कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दे। क्या पता चाइना पहले हस्ताक्षर करा ले और बाद में जो वीटो पावर लगा के इसको रोक दे और कह दे कि हम तुमको स्थायी सदस्यता नहीं दे सकते। और इसके बजट में हम बात करें, भारत का जो है कुल 1% खर्चा है, यानी भारत जो है कुल 1% खर्च करता है इसके लिए, यूएनओ के लिए, जो कि सबसे कम है। और एक लास्ट मुद्दा हम कह सकते हैं कश्मीर इशू है दोस्तों। इसमें कश्मीर इशू भी हो सकता है। कश्मीर इशू क्या हो सकता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। हुआ क्या था कि भारतीय मुद्दा कश्मीर वाला जो मुद्दा है यही यूएनओ ले गया था, यूएनओ ले गया था। ठीक है, यूएनओ का आप समझ लीजिए, अगर यूरोप प्रॉब्लम है तो सबकी प्रॉब्लम है। अगर हमारी जो ये मध्य एशिया की कंट्री है और हमारे नीचे जो अदर कंट्री है, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो यूएनओ का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन यूरोप प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं यूएनओ एक ऐसी संस्था है। हम बात करें भारत की, जब भारत इस मामले को यूएनओ ले गया तो यह मामला आज तक भी ऐसे ही अटका हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान खुद इस पर आवाज उठाता है, भारत खुद इस पर आवाज उठाता है। जब पाकिस्तान बार बार इस पर आवाज उठा रहा था, पाकिस्तान इस पर बार बार आवाज उठा रहा था, तो उन्होंने एक आयोग गठन किया, आयोग का गठन किया जिसका नाम था डिक्सन आयोग। डिक्सन आयोग, डिक्सन बोल देंगे हम, डिक्सन आयोग। और उस आयोग को भेज दिया जांच के लिए यहाँ पर कश्मीर। उन्होंने इसको जो है भारत का और पाकिस्तान का जो है आपसी मुद्दा बना बताते हुए इसको जो है ऐसे ही इग्नोर मार दिया इस मामले को, जिससे भारत को फायदा हुआ। कह सकते हैं कि फैसला जो है पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसका मुद्दा बार बार यूएनए में उठाता था। अब होता क्या है, जब भारत इसका मुद्दा यूएनए में उठाता है, सारे देश जो है उस पर प्रस्ताव पर जो है अपना टिक कर दिया। नहीं, सभी देश जो है उस प्रस्ताव को मंजूरी देते थे, लेकिन चाइना जो है उस प्रस्ताव को रोक दिया करता है हर बार कश्मीर मुद्दे को लेकर के। जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करता है, सारे देश जो है उसको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो भारत के लिए जो वीटो पावर का प्रयोग करता है वह कौन करता है? रसिया। रसिया, यानी रसिया ने ही सबसे ज्यादा जो है वीटो पावर का आज तक प्रयोग किया है। और भारत रसिया के साथ खड़ा रहता है और रसिया भी भारत के साथ खड़ा रहता है। तो रसिया ने जो है सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया, यानी रसिया उधर उसको पास नहीं होने देता प्रस्ताव को। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एनपीटी और सीटीबीटी। दोस्तों भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे 18 मई 1974 को, एक किया था 11 से 13 मई 1998 को। एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे भारत ने और सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। इन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि भारत अगर परीक्षण करेगा, ना तो वायु में करेगा, ठीक है, ना जल में करेगा, ना जमीन पर करेगा। लेकिन भारत ने जो ये परीक्षण किए हैं दोस्तों, ये करे हैं गड्ढा खोद करके बहुत गहरा जमीन के अंदर, जमीन के अंदर भारत ने परीक्षण किए हैं। अब हम चाइना के विरुद्ध जो है, चाइना के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वीटो पावर ठीक है, चाइना जो है भारत को नहीं आने देता, स्थायी सदस्य नहीं बनने देता इसका, यूएनओ का। लेकिन एक एमटीसीआर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, जो कि भारत इसका स्थायी सदस्य है, लेकिन चीन इसका नहीं है। एमटीसीआर का मतलब हो गया विश्व स्तरीय मिसाइलों का आपस में व्यापार करना। और ये मिसाइल इतनी घातक होती है, ये मिसाइल इतनी घातक होती है कि इन देशों को आपस में वो ही एक दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं जो इसके सदस्य हैं या जो इसके स्थायी सदस्य हैं। लेकिन चाइना इसका स्थायी सदस्य है नहीं। और कहीं ना कहीं भारत के पास यह पॉइंट है कि आप हमको जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के लिए हस्ताक्षर कीजिए, हम आपको एमटीसीआर में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, हम आपके इस प्रोजेक्ट पर साइन करते हैं, लेकिन पहले आप हमको यूएनओ में जाने की अनुमति दीजिए। ब्रिटेन कहता है कि भारत को वीटो दे दो लेकिन पावर नहीं देंगे। ब्रिटेन बोलता है ठीक है हम आपको वीटो दे देंगे, लेकिन हम आपको वीटो पावर नहीं देंगे, हम इसको आपको स्थायी सदस्य तो बना देंगे लेकिन हम आपको पावर नहीं देंगे। भारत उसके लिए भी मान जाता है, ठीक है एक बार हमको जो स्थायी सदस्यता दे तो दो, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। उसके बाद G4 संगठन है एक, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जापान, यह जो है 4 देशों का संगठन है।
यह संगठन जो है हर बार डिमांड करता है किसमें, इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए, यानी स्थायी सदस्य बन जाएंगे तो वीटो पावर इनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, ये तो भारत के सामने कंडीशन रखी थी कि हम आपको स्थायी सदस्य बना देंगे लेकिन आपको वीटो पावर नहीं देंगे। तो इन 4 देशों में सबसे अगर प्रबल दावेदारी की बात करें तो भारत जो है इसका प्रबल दावेदार है, किसका, वीटो पावर का, या हम कह सकते हैं कि स्थायी सदस्यता लेने के लिए भारत सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है इसमें। हम बात कर लेते हैं यूएनओ की भाषा के बारे में दोस्तों। यूएनओ की जो है 6 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और 2 जो है ऑफिशियल वो भाषाएं हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच तो हो जाएंगी ऑफिस वर्क के लिए, और जो 6 भाषाएं हैं दोस्तों, हम इन भाषाओं में जो है वहाँ पर बोल सकते हैं यूएनओ में, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज। चाइनीज भाषा को मंडारिन भाषा भी कहते हैं। मंडारिन भाषा, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, मंडारिन भाषा भी कहते हैं हम चाइनीज भाषा को। ठीक है, अगर मुख्य भाषा की हम बात करें, मुख्य भाषा आपसे पूछी जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, और 6 भाषा जो है हमारी कौन सी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसिया और चाइनीज। अगर आप मैप के हिसाब से भी देखेंगे, मान लीजिए मेरा मैप हो गया, ठीक है, तो इधर यूएस से हो जाएगा पहले इसका स्थायी सदस्य जो था, फिर उसके बाद है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन दोस्तों, यूएस से ब्रिटेन आपको पता है अंग्रेजी बोलेंगे, और ब्रिटेन के जस्ट नीचे था दोस्तों फ्रांस। फ्रांस इसका स्थायी सदस्य था, तो फ्रांस में कौन सी हो जाएगी हमारी, फ्रेंच। और फ्रांस के जस्ट नीचे था दोस्तों स्पेन। स्पेन, ठीक है, एक हमारी हो जाएगी फ्रांस में और स्पेन में, लगभग हम कह सकते हैं कि वहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है और स्पेनिश भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए स्पेनिश भाषा भी इसमें रखी गई है। उसके बाद हमारा जो मध्य एशिया आता है बीच में, और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ किस भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अरबी भाषा का, अरबी भाषा का। इसके बाद दोस्तों हमारा, हम चलेंगे इंडिया, इंडिया के ऊपर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, रसिया, और लास्ट में हो जाएगा हमारा चाइना। यह था दोस्तों इसकी 6 महत्वपूर्ण भाषा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा यूएनओ के बारे में। आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।